हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज हम वीडियो लेके आए हैं गांधीवादी आंदोलन का तीसरा सीरीज। इस सीरीज में हम देखेंगे गांधीवादी आंदोलन के समय में घटित दो महत्वपूर्ण घटनाएं, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। वीडियोस को प्रारंभ करने से पहले हर बार की तरह आप लोगों से इस बार भी अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को ज़रूर शेयर करें। आप जितना ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बनाने का। और वीडियोस बनाने से पहले मेरे द्वारा काफ़ी रिसर्च इसमें किया जाता है, ताकि जो बहुत सारे तथ्य बिखरे पड़े हुए हैं उन सब को एक वीडियोस में समाना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, गांधीवादी आंदोलन के बारे में हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि किस प्रकार से गांधी जी के नेतृत्व में 1919 से 1947 के बीच में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और गांधीवादी आंदोलन का उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति और उसके संघर्ष के जो तरीके थे वो सत्याग्रह का था। और इसमें हिंसा के बजाय अहिंसात्मक मार्ग को अपनाया गया था और ब्रिटिश सरकार पर जो तरह तरह के उपाय थे सत्याग्रह के, जैसे भूख हड़ताल करना, उपवास करना, लंबी मार्च करना, जेल भरो आंदोलन, इन सब के माध्यम से सरकार पर दबाव डाला जाता था। इसमें गांधी जी का उद्देश्य ये रहता था कि किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग ना हो, क्योंकि अगर हिंसा का प्रयोग होगा तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो अन्य जो क्रांति थे, जिनको कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा हिंसा का नाम दे करके या हिंसा के कारण उसको दबा दिया गया था, कुचल दिया गया था, उसी तरह का परिणाम इसका ना हो, इसके आंदोलन का। इसलिए गांधी जी का उद्देश्य था कि उनका आंदोलन किसी भी रूप में हिंसा से दूर रहे। आपको मालूम होगा कि 1857 की क्रांति या 1857 से पहले जितनी भी क्रांतियाँ हुई उसमें हिंसा का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया हुआ था। आंदोलनकारियों द्वारा शक्ति का और हिंसा का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी उन सारी आंदोलन का निर्ममता के साथ उसको कुचल दिया गया था। तो ये सारी बातें गांधी जी के दिमाग में पहले से थी। गांधी जी के समय में जो घटना शुरुआती जब गांधी जी भारत आए दक्षिण अफ्रीका से, तो जो भारत में कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटी जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने की आवश्यकता पड़ी गांधी जी को, उसका मैंने चर्चा कर दिया है। जैसे कि रॉलेट एक्ट का कानून लाया गया, इसी तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी, इसी तरह से इसी कड़ी में खिलाफत का मामला भी उभर के आया और उसको लेकर के गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन क्या था और ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इनके लिए आंदोलन करना पड़ा और इसके क्या परिणाम निकल के आए और इस आंदोलन का क्या स्वरूप था, क्या यह सफल रहा या विफल रहा, इसका आंकलन हम करेंगे। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी देखेंगे जिसके आधार पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, पहले देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को पढ़ने से पहले ये समझना होगा कि खलीफा क्या था, खलीफा किसको कहा जाता है। तो अरबी में खलीफा शब्द का मतलब होता है प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी। बेसिकली पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु जब हो गई तो उसके बाद पूरे मुस्लिम जगत की जो राजनीतिक बागडोर जिस व्यक्ति के द्वारा संभाला जाता था उसको खलीफा कहा जाता था। इसमें 4 खलीफा प्रमुख थे, जिसको कि खलीफा राशिदून भी कहा जाता है। राशिदून मतलब सही खलीफा, मतलब पवित्र खलीफा। इसमें 4 खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और चौथा अली। बाद में जो भी इस्लामिक राज्य हुआ, जो शरीयत से चलने वाला राज्य हुआ, उसकी जो राजकीय व्यवस्था के जो प्रमुख होते थे, जो शासक होते थे, उसको भी खलीफा कहा जाने लगा। उस समय
1914 के आसपास तुर्की में ओटोमन साम्राज्य था और ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान ही अपने आप को इस्लाम जगत का खलीफा कहते थे। पूरे इस्लामी जगत का प्रमुख अपने आप को वो मानते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय में 1914 के आते आते जो तुर्की के ओटोमन साम्राज्य थे, 1914 के आसपास जो तुर्की के जो ओटोमन साम्राज्य के खलीफा थे वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। ये कमज़ोर होने के बावजूद इसने प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी लिया और इनकी पराजय हुई। आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था उसमें यूरोप के जो मुख्य राष्ट्र थे वो दो गुटों में बट गए थे। और प्रथम विश्व युद्ध मेनली यूरोप का युद्ध था, जिसमें यूरोप के दो देश दो गुटों में बट करके आपस में लड़ाई कर रहे थे। पहला गुट जो था उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में रसिया और अमेरिका भी उसमें शामिल हो गया था, जो कि मित्र राष्ट्र कहलाता था। और दूसरी ओर धुरी राष्ट्र था जिसको कि जिसमें जर्मनी और इटली के देश थे प्रमुख रूप से। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी और तुर्की के ओटोमन साम्राज्य जो थे, तुर्की के जो खलीफा थे, उसने मित्र राष्ट्रों के अगेंस्ट में धुरी राष्ट्र का समर्थन किया था। और धुरी राष्ट्र की तरफ से मतलब कि इटली और जर्मनी की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र की हार हो गई और हार के बाद मित्र राष्ट्रों ने जो धुरी राष्ट्र थे उस पर सेवराय की संधि, जिसको सीवर की संधि भी कहा जाता है, वो लाद दिया था। जब तुर्की के साम्राज्य के साथ सीवर की संधि की गई तो तुर्की के साम्राज्य को, ओटोमन साम्राज्य को कई टुकड़ों में बांट दिया। स्वाभाविक सी बात थी कि न सिर्फ ये इस तरह की गतिविधियों से, इस तरह की संधि से ओटोमन साम्राज्य को हानि हुई, बल्कि इसका असर भारत पर भी पड़ा। अब भारत पर क्या असर पड़ा वो देखते हैं। भारत के मुसलमान तुर्की के मुसल सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे और तुर्की के साम्राज्य के विभाजन के जब हो गया तो जो मुस्लिम नेता थे वो भी सरकार के विरोध में खड़े हो गए और उसने खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया। जो प्रमुख नेता थे मुस्लिम नेता जिसने कि खिलाफत आंदोलन छेड़ा था उसमें हकीम अजमल खान थे, डॉक्टर एम ए अंसारी थे जो कि कभी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, और हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हैं उन्हीं के वो दादाजी थे। इसी के साथ साथ मोहम्मद अली, शौकत अली, जो अली बंधु इसको ये लोग कहलाते हैं, वो भी खिलाफत आंदोलन में शामिल थे। साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इसमें थे। इन लोगों के द्वारा 1919 में खिलाफत दिवस मनाया गया। जो तुर्की के जो खलीफा के विरुद्ध में जो सीवर की संधि की गई थी उसके अगेंस्ट में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध इनके द्वारा खिलाफत दिवस मनाया गया और खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि गांधी जी का और राष्ट्रीय आंदोलन का खिलाफत आंदोलन से क्या संबंध था। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी को खिलाफत आंदोलन एक हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर उसको समझा गांधी जी ने, कि अगर खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस की तरफ से समर्थन दिया जाए तो यह एक बेहतर अवसर हो सकता है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एकता कायम करने के लिए। इस अवसर को देख करके गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी दिल्ली, जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, उसका अध्यक्ष बन गया। और अंत में मुस्लिम नेता को गांधी जी द्वारा ये कहा गया कि खिलाफत आंदोलन से ब्रिटिश सरकार पर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी है कि हिंदू और मुसलमान सभी मिल करके एक असहयोग आंदोलन चलाएं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और आप लोग भी इसमें भागीदार बने, यानी कि जो खिलाफत आंदोलन के नेता हैं वो लोग भी भागीदारी करें इसमें। इस प्रस्ताव को, गांधी जी के इस प्रस्ताव को मुस्लिम नेता के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में अखिल भारतीय स्तर पर एक गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय कर रहे थे।
अब हम देखते हैं कि जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर असहयोग आंदोलन में किस प्रकार से सारी घटनाएं घटित हुई उसको देखते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में कलकत्ता अधिवेशन में केवल सहमति प्राप्त हुई थी, लेकिन असहयोग आंदोलन किस प्रकार से चलाना है, असहयोग आंदोलन में किस प्रकार से मांगें रखनी है, किस प्रकार से संघर्ष करने हैं, किस प्रकार से अपनी पूरी पूरी रणनीति बनानी है, इन सब के विषय पर नागपुर अधिवेशन आयोजित किया गया कांग्रेस का। और इसमें पारित किया गया सारे विषयों को। सबसे पहले पारित किया गया कि अब ब्रिटिश शासन के अंतर के साथ साथ ब्रिटिश शासन के बाहर भी संभव हो तो स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य रख करके आंदोलन लड़ा जाएगा। इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए थे उसमें स्वराज्य को लक्ष्य तो बनाया गया था, लेकिन वो स्वराज का रूप क्या था, ब्रिटिश शासन के अंदर रहते हुए स्वराज की स्थापना, मतलब ब्रिटिश शासन के अंदर रहते हुए अच्छी सरकार मिले, उत्तरदायी सरकार मिले, इसके लिए लड़ाई चल रही थी। लेकिन असहयोग आंदोलन ये पहला आंदोलन था जिसमें इस बात का लक्ष्य रखा गया कि संभव हो तो ब्रिटिश शासन के बाहर भी स्वराज का लक्ष्य प्राप्ति करना है और इसके लिए संघर्ष करना है। यानी कि एक तरह से पूर्ण स्वतंत्रता अगर मिल जाए तो वो और बेहतर है। इस तरह का उद्देश्य असहयोग आंदोलन में रखा गया। अब असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? स्वाभाविक सी बात है कि हमने पहले बताया था कि इससे पूर्व में जो घटनाएं घटित हुई थी उन्हीं घटनाओं की पृष्ठभूमि में असहयोग आंदोलन घटित हुआ था। जैसे रॉलेट एक्ट हुआ था, जिसमें कि बिना किसी अपील के, बिना किसी दलील के, वकील के, किसी को भी संदेह के आधार पर ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर सकती थी। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जब जलियांवाला बाग में जब वहाँ के आम लोग सरकार के विरोध में आम सम्मेलन कर रही थी तो यहाँ पर जनरल डायर थे उनके द्वारा ताबड़तोड़ गोली चलाई गई थी। और इतिहास में यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और तीसरी घटना जो थी उसमें आकर के जुड़ गई खिलाफत आंदोलन, जो हमने बताया अभी कि जो खलीफा थे उसके जो साम्राज्य थे उसको सिवर्स की संधि से कई टुकड़ों में बांट दिया था और इसके विरोध में भारतीय मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। तो इन्हीं सब बैकग्राउंड में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। लेकिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले गांधी जी के द्वारा नागपुर में एक और प्रस्ताव पारित कराया गया, जिसमें कि कांग्रेस को शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें संगठनात्मक सुधार किया गया, उसका स्ट्रक्चर को एक तरह से मजबूत करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। क्या स्ट्रक्चर बनाया गया? इसमें इस स्ट्रक्चर में ये प्रावधान रखा गया कि जो सभी वयस्क हों उसको कांग्रेस का सदस्य बनाना है, और दूसरा ऑल इंडिया लेवल पर एक कांग्रेस की कमेटी बनाना है। आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि ये कमेटी आज भी कार्यरत है। साथ ही साथ प्रांतीय स्तर पर, मतलब कि राज्यों के स्तर पर कांग्रेस की कमेटी का गठन करने का इसमें प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही साथ जहां तक संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के प्रयोग को, कांग्रेस के सम्मेलन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात की गई ताकि आम जनता कांग्रेस से जुड़ सके। साथ ही साथ संगठनात्मक स्तर पर सुधार के साथ साथ रचनात्मक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया कि हम लोग स्वदेशी को बढ़ावा दें और स्वदेशी को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को बढ़ावा दें। स्वदेशी के अंतर्गत था कि हाथ से कताई और बुनाई का काम है वो करें। ब्रिटिश सरकार के मिल में बने हुए कपड़ों को पहनने के बजाय अपने हाथ से कताई करके, बुनाई करके कपड़े पहने, ये लक्ष्य था। दूसरा, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए बड़े पैमाने पर ताकि सरकारी जो स्कूल है उसका बहिष्कार हो सके। साथ ही पंचायत अदालतों का गठन हो सके, यानी कि जो सरकार की जो अदालतें हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित, उसका बहिष्कार करना था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये लक्ष्य रखा गया कि जो अपनी पंचायत की अदालतें हैं उसका गठन किया जाए और वहाँ पर फैसला किया जाए। साथ ही साथ अस्पृश्यता का अंत करना भी इसका एक स्वदेशी का कार्यक्रम था। और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। अब ये सारे तो संगठनात्मक थे और रचनात्मक कार्यक्रम थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार से संघर्ष कैसे करना है उसके लिए भी नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ। जिसमें सबसे पहले जो प्रस्ताव पारित हुआ कि संवैधानिक उपाय के अलावा प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे सरकार के खिलाफ में। पहले क्या होता था उदारवादियों के समय में कि प्रस्ताव दिया जाता था ब्रिटिश सरकार को, या भाषण के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से निवेदन किया जाता था कि वो उनके लिए अच्छी सरकार दें,
और स्वराज प्रदान करें। लेकिन अब वो असहयोग आंदोलन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि अब प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे। मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई में था कि कर जो है, जो टैक्स दिया जाता है उसकी लगान अदायगी न करने का आंदोलन चलाएंगे। साथ ही साथ बहिष्कार आंदोलन का भी प्रस्ताव पारित हुआ, जैसे कि सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, अदालत, विदेशी वस्त्र, सरकारी समारोह, उपाधियाँ जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं, सभी का बहिष्कार करना है और किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। और इसके स्थान पर विदेशी जो भी वस्तुएं हैं, विदेशी संस्थान है, उसके स्थान पर जो स्वदेशी हैं, स्वदेशी कपड़ा, स्वदेशी स्कूल, स्वदेशी अदालत, इन सब को स्थापित करना है। और इसके मतलब कि स्वदेशी जो हमारा सिस्टम है उसको अपनाना है। अब देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की प्रगति किस प्रकार से हुई। ये सभी तो सारे प्रस्ताव थे जो पारित हुए। अब इस प्रस्ताव का किस प्रकार से एप्लीकेशन हुआ, इसको किस प्रकार से लागू किया गया, इसको देख लेते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि गांधी जी के आंदोलन में और गांधी जी के पहले वाले आंदोलन में हमेशा बहिष्कार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। और उसमें भी कपड़ों के जो विदेशी वस्त्र जो हैं उनको जलाने, उनके बहिष्कार का बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इस प्रकार के प्रोग्राम रखे जाते थे। दोस्तों, इसका कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार भारत में अपने जो बड़े बड़े उद्योग थे ब्रिटेन के, वहाँ के वस्तुएं सस्ते दर पर बना करके यहाँ पर सेल करती थी और उससे बड़े पैमाने पर उसको मुनाफा होता था। और ब्रिटिश सरकार का प्रारंभ से ही यह उद्देश्य रहा था कि भारत का इस्तेमाल अपने बाज़ार के रूप में किया जा सके और यहाँ से व्यापार करके ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जा सके। और गांधी जी इस चीज़ को समझते थे और बड़े बड़े लीडर, इसीलिए वो चाहते थे कि वो ऐसी व्यवस्था कायम करें ताकि ब्रिटिश सरकार के जो आर्थिक जो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षति है उसको पहुंचाया जा सके ब्रिटिश सरकार को। तो स्वाभाविक सी बात थी कि जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार होगा और स्वदेशी वस्त्र को बढ़ावा मिलेगा तो ब्रिटिश सरकार की इनकम कम होगी और उसकी जो आर्थिक शक्ति के जो स्रोत हैं उस पर प्रहार होगा। तो ये उद्देश्य था, मूल उद्देश्य। आप देखेंगे कि इसी के कारण से गांधी जी के द्वारा चरखा के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया और कम से कम वस्त्र पहनने और अपने हाथ से कताई बुनाई करके वस्त्र तैयार करने, उसको पहनने पर जोर दिया गया, ताकि उनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक शक्ति है उसको डैमेज किया जा सके। एनीवे, अब देखते हैं हम कि असहयोग आंदोलन की प्रगति किस प्रकार से हुई। प्रगति इस प्रकार से हुई कि 1 अगस्त 1920 को आंदोलन प्रारंभ किया गया और यह इतने एक संयोग ही था कि आंदोलन प्रारंभ होते हुए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तो तिलक स्मारक के निर्माण के लिए तिलक कोष बनाया गया, जिसमें कि धन एकत्रित करने का कार्यक्रम भी एक तरह से असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया। और असहयोग जो तिलक कोष में जो धन एकत्रित होना था उसका उपयोग चरखा वितरण के कार्यक्रम में भी करना था। लोगों के बीच में चरखा का वितरण करना था ताकि वो अपने हाथ से कताई बुनाई कर सकें। आंदोलन प्रारंभ होते हुए ही गांधी जी के द्वारा अपनी उपाधि कैसर हिंद की उपाधि, युद्ध पदक, जो कि 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार को युद्ध के प्रयासों में समर्थन दिया गया था, सपोर्ट किया गया था, उसके लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको युद्ध पदक दिया गया था। तो उस युद्ध पदक को भी गांधी जी के द्वारा वापस कर दिया गया। साथ ही साथ विदेशी वस्त्र को भी त्याग करके उनके द्वारा लंगोटी धारण कर लिया गया। एक तरह से बहिष्कार का जो आंदोलन था उसको वास्तविक रूप से गांधी जी के द्वारा सबसे पहले अपने ऊपर ही अप्लाई किया गया। साथ ही साथ शिक्षण संस्थानों का सबसे ज़्यादा बहिष्कार बंगाल में हुआ। नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1906 में, उसके प्रधानाध्यापक सुभाष चंद्र बोस बने। कई वकील, जैसे कि बड़े बड़े वकील थे, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा न्यायालय का भी बहिष्कार करके वकालत को छोड़ दिया इन लोगों ने। बम्बई में जो मजदूर थे, मिल मजदूर, उनके द्वारा बड़ी बड़ी हड़तालें की गई। इवन जो विदेशी कपड़े थे उनकी सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई। यहाँ तक कि शराब और ताड़ी के दुकानों पर धरना दिया गया, क्योंकि गांधी जी के द्वारा प्रारंभ से ही अपने आंदोलन में एक जो तत्व थे कि नशा नहीं करना है,
उस तत्व को हमेशा उनके द्वारा फॉलो किया जाता था। और इसी के तहत शराब और ताड़ी की दुकानों को बंद करने के लिए भी उस पर धरना दिया जाता था। यहाँ तक कि जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको भी बढ़ाने के लिए उनके द्वारा असहयोग आंदोलन के समय प्रयास किया गया। जैसे कि जामा मस्जिद और स्वर्ण मंदिर दोनों की जो चाबियाँ थी वो एक तरह से एक दूसरे को सौंप दिया। जामा मस्जिद की चाबी जो हिंदू नेता थे उनको सौंप दिया गया, स्वर्ण मंदिर की चाबी मुस्लिम नेता को सौंप दिया गया, ताकि यह एक तरह से प्रतीकात्मक एक संकेत था हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का। साथ ही साथ इस समय में असहयोग आंदोलन के समय में कुछ और भी घटनाएं घटी। जैसे कि अली बंधुओं के बयान से मोपला में 1921 में किसान विद्रोह भी भड़का। हमने किसान आंदोलन के समय में पढ़ाया था कि किस प्रकार से दक्षिण भारत के मालाबार तट पर मोपला जो गरीब किसान थे उनका ज़मींदारों के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें कि जो गरीब किसान थे वो ज़्यादातर मुस्लिम थे और जो ज़मींदार थे जो साहूकार थे वो हिंदू थे। तो जिसके कारण जो किसान आंदोलन था एक तरह से सांप्रदायिक रूप ले लिया था। अंत में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को सहयोग आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया और जो विद्रोही जो आंदोलन के लोग थे उनके द्वारा थानों को जला दिया गया और पुलिस पदाधिकारी तक को जला दिया गया। गांधी जी के द्वारा हिंसा की घटनाओं को देखते ही तुरंत फौरन आंदोलन को वापस ले लिया गया। जैसा कि हमने वीडियोस के प्रारंभ में बताया था कि गांधी जी को इस बात का डर था कि हिंसा का सहारा लेने के बाद अंग्रेज़ों को एक बहाना मिल जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने का, हिंसात्मक रूप से कुचलने का। इसलिए गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के हिंसा से बचाने के लिए, उसके दमन से बचाने के लिए एक आंदोलन को वापस ले लिया गया। लेकिन वापस लेने का कई नेताओं ने गांधी जी का विरोध भी किया। जैसे कि उस वक्त के नेता मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, अली बंधु, इन लोगों का कहना था कि आंदोलन जब अपने प्रचंड रूप में था तो इसको वापस नहीं लिया जाना चाहिए था, बल्कि इसको आगे बढ़ने देना चाहिए था। लेकिन गांधी जी के द्वारा अपने यंग इंडिया में यह आंदोलन को वापस लेने के बाद अपनी जो स्टैंड थे आंदोलन वापस लेने का, उसके समर्थन में उसने स्टेटमेंट दिया कि आंदोलन हिंसक हो चुका था और आंदोलन को हिंसा से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान और बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी स्वीकार करने को तैयार हूँ। मतलब कहने का उनका उद्देश्य था कि चूँकि आंदोलन में हिंसा का प्रयोग होने लगा था और मैं किसी भी रूप में हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ आंदोलन में, इसलिए मैं वापस ले लिया आंदोलन को। भले इस आंदोलन को वापस लेने के लिए मुझे कितना भी बहिष्कार और अपमान सहना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो बेसिकली ये आंदोलन बाद में एक तरह से जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो आंदोलन की समाप्ति के साथ ही गांधी जी को सरकार के द्वारा लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़काने के लिए गिरफ्तार करके 6 साल की जेल की सज़ा दे दी गई थी और सरकार द्वारा कांग्रेस और खिलाफत कमेटी दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो एक तरह से हमने देखा कि असहयोग आंदोलन के समय में किस प्रकार से घटनाएं घटित हुई। असहयोग आंदोलन, अब सवाल पैदा होता है कि क्या असहयोग आंदोलन बिना किसी उद्देश्य के ही समाप्त हो गए, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के ही, क्या उसका कोई परिणाम निकल के नहीं आया? हालांकि प्रत्यक्ष रूप से तो इसका कोई परिणाम निकल के नहीं आया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसके प्रभाव रहे, उसके परिणाम हुए और इसका जो उद्देश्य था बहुत कुछ उसने हासिल भी किया। क्या किस प्रकार के परिणाम निकल के आए वो देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समय में पहली बार कांग्रेस को ऑल इंडिया संगठन का रूप दिया गया। मतलब कि पहले कांग्रेस एक छोटी सी पार्टी हुआ करती थी, अब कांग्रेस एक अखिल भारतीय स्तर पर ऑल इंडिया लेवल की पार्टी बन गई और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध ये पहला विशाल जन आंदोलन था जिसमें देश के हर एक वर्ग के लोगों ने और देश के हर एक हिस्से के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। असहयोग आंदोलन के समय में ही सबसे पहली बार यह अहिंसात्मक आंदोलन को प्रमुख हथियार के रूप में उभर के आया। लोगों को विश्वास हुआ कि अहिंसा के दम पर भी सरकार को दबाया जा सकता है और झुकाया जा सकता है। और आंदोलन की सफलता पर और आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक जो अंग्रेज इतिहासकार थे जिसका नाम कुपलैंड था, उनके द्वारा ये कहा गया था, उनके द्वारा एक लिखा गया है कि गांधी जी ने भारत के इतिहास का रुख बदल दिया। उन्होंने वह कर दिखाया जो तिलक भी नहीं कर पाए। राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी बनाया, स्वतंत्रता के लक्ष्य को आगे बढ़ाया, सरकार के ऊपर संवैधानिक दबाव डाला, वाद विवाद और समझौते के द्वारा नहीं बल्कि शक्ति के द्वारा, और वो भी अहिंसात्मक शक्ति के द्वारा।
उनका आंदोलन शहरी पढ़े लिखे लोगों तक सीमित न रह करके गांव की आम जनता तक पहुंच गई थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस आंदोलन का क्या महत्व है, वह एक स्टेटमेंट, कुपलैंड महोदय के एक स्टेटमेंट काफ़ी है ये दर्शाने के लिए कि असहयोग आंदोलन वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सफल रहा। अब ये सारी बातें हो गई, हमने इस वीडियो में बता दिया कि गांधी जी के समय में किस प्रकार से खिलाफत आंदोलन चला और असहयोग आंदोलन चला। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कुछ कुछ मुख्य बिंदु को कि खिलाफत आंदोलन कब चला था, 1919 में। क्यों चला था? तुर्की के ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध मित्र देशों द्वारा सीवर की संधि करने के कारण। कौन प्रमुख नेता थे? तो हकीम अजमल खान, डॉक्टर एम ए अंसारी, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है महात्मा गांधी जी। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम, उनके संगठन संघर्ष के से संबंधित प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो उसका उत्तर है नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था एग्जैक्टली? तो उसका उत्तर है 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन के समय में किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? उसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के समय कौन सी उपाधि वापस की गई थी? इसका उत्तर है कैसरे हिंद, और युद्ध पदक की उपाधि वापस की गई थी। असहयोग आंदोलन के समय कौन सा किसान आंदोलन उत्पन्न हुआ था, इरप्ट हुआ था? इसका उत्तर है मोपला किसान आंदोलन 1921 में। किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? इसका उत्तर है चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ पर है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। यह घटना कब घटित हुई? 5 फरवरी 1922 को। गांधी जी को असहयोग आंदोलन के बाद कितने साल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था? तो इसका उत्तर है 6 वर्ष। तो दोस्तों, हमने इस वीडियोस में पूरी डिटेल में असहयोग आंदोलन सभी और खिलाफत आंदोलन को देखा, और साथ ही साथ हमने कुछ फैक्ट्स को भी लास्ट में अंत में देखा। अब इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा। हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद हम मेडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री पर भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आप लोग जुड़े रहे तो हम उसके बाद हिस्ट्री के साथ साथ अन्य विषय पर भी वीडियोस बनाते रहेंगे और आप लोगों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।